शिव प्रसाद सिंह हिंदी के एक प्रमुख रचनाकार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन साहित्यकारों और रचनाकारों ने गांवों को और स्थानीय पक्षों को देखने की जो कोशिश की, उन्हें हाशिए से केंद्र में लाने का जो प्रयास किया और लोगों को जो बताया कि गांव केवल रोमांस का या गाने बजाने का प्रतीक नहीं है, बल्कि गांव में पीड़ा भी है, गांव में संघर्ष भी है, गांव में यातना भी है, गांव में अनेक प्रकार के दुराग्रह भी हैं, जातियों का बंधन भी है और समाज की एक जकड़न भी है। माने समाज में, ग्रामीण समाज में एक सकारात्मकता भी है तो नकारात्मकता, यानी कि भारतीय ग्रामीण समाज एक ऐसा समाज है जो सभी प्रकार के अच्छाइयों और बुराइयों से भी ग्रस्त है। केवल एक पक्ष उन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि सम्यक रूप से गांव को दिखाया और जो गांव को लेके एक रोमांटिक दर्शन जो विकसित होता है, उसका उन्होंने एक तरह से निषेध किया और यथार्थ रूप। तो आरंभिक जो कथाकार हैं, जो गांव को लेकर जिन्होंने आज़ादी के बाद जिन्होंने लिखा, उसमें शिव प्रसाद सिंह का नाम बहुत प्रमुख है। शिव प्रसाद सिंह केवल गांव की ही बात नहीं कहते हैं, मुख्य रूप से वो ग्रामीण कथाकार हैं, लेकिन उनकी कहानियों में जो संबंध है, जो एक दूसरे के प्रति जो संवेदनात्मक भाव है, उसको भी शिव प्रसाद सिंह बिल्कुल अपने ढंग से, अपने जुनून से, अपने हिसाब से उसको सामने रखते हैं। और उनकी जो पहली कहानी है दादी माँ, वो दादी माँ कहानी 1951 में प्रकाशित हुई थी प्रतीक नामक एक पत्रिका में, और इनका जो पहला संग्रह था, वह पहला संग्रह 1955 में शुरू हुआ, प्रकाशित हुआ, आर पार की माला। तो आप ये देख लें कि किस प्रकार शिव प्रसाद सिंह नई कहानी के दायरे को बड़ा करते हैं और इस सिद्धांत का, इस मत का बिल्कुल निषेध हो जाता है कि नई कहानी में जो कुछ लिखा गया वह शहरी मध्य वर्ग को केंद्र में, और उसमें कुंठा है और उसमें शहरी बौनापन है या शहरी आत्मपीड़ा है, वैसी बात नहीं है। वो भी है और गांव के भी चरित्र हैं, क्योंकि रेणु है और शिव प्रसाद सिंह है, रामदर्श मिश्र है, विवेकी राय हैं, ये लोग लगातार गांवों के बारे में लिख रहे हैं और अलग अलग ढंग से लिख रहे हैं, अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। हुआ ये कि जो प्रेमचंद के बाद समस्या ये आई, जो ग्रामीण जीवन के कथाकार थे उनको प्रेमचंद के आईने से देखा जाता था, जबकि आलोचना की गलत दृष्टि है। हर एक लेखक के लिए जो आलोचना का सौंदर्य शास्त्र है, वो हर एक लेखक के लिए आलोचना का सौंदर्य शास्त्र अलग अलग होगा। प्रेमचंद के समय का गांव अलग है, शिव प्रसाद सिंह के गांव का अलग है, रेणु अलग ढंग से लिख रहे हैं। रेणु के यहाँ भी जाति व्यवस्था आती है, शिव प्रसाद सिंह के यहाँ भी जाति व्यवस्था आती है, रामदर्श मिश्र के यहाँ भी आती है, विवेकी राय के यहाँ भी आती है। तो ये सारे लोग अपने अपने ढंग से गांव के विकास, गांव के अविकास की ये बात करते हैं। कैसे बाढ़ आ जाती है, कैसे सड़कें नहीं हैं, कैसे लोग शहर तक पहुंच नहीं पाते हैं, कैसे ज्ञान की रोशनी नहीं है, कैसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। ये जो सारी समस्याएं हैं, वो इन कथाकारों ने इस समस्याओं को रखा। और मेरा ये मानना है कि जो असल का भारत है, देखिए इन लोगों ने बहुत लिखा, आलोचना में भी इन लोगों को दरकिनार किया गया और हम
जो भारत में जो व्यवस्था है, जो डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, विकास जो है, उसमें विकास में भी गांवों को हाशिए पर रखा गया। तो गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ, क्योंकि विकास गांव में हो रहा था, शहरों में हो रहा था, और गांव से लोग बाहर भाग रहे थे। तो ये, और सबसे बड़ी बात कि हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे हैं, उदारवाद की बात कर रहे हैं, बाजारवाद की बात कर रहे हैं, और भारतीय ग्रामीण परिवेश सामंती समाज से उभरा ही नहीं है, और हम उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे हैं। हम तो अभी तो हमारा गांव मध्यकाल से आगे बढ़ा ही नहीं, सामंतवाद से आगे बढ़ा ही नहीं। अब इसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो इन कहानियों में सामंतवाद के टूटने की भी खबर मिलती है, और ये चरमराने की आवाज भी सुनाई पड़ती है। तो बदल रहा है भारत। तो जो भारत बदल रहा है, हमारे गांव बदल रहे हैं, उसमें जो द्वंद्व है, उसमें जो अंतर्विरोध है, वे सारे अंतर्विरोध और वे सारी बातें, वे सारा विरोधाभास इनकी कहानियों में आया है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी हैं, उपन्यास बड़े बड़े लिखे हैं शिव प्रसाद सिंह जी ने, और उसमें उन्होंने बनारस को भी जिया है। उन्होंने पौराणिक कथाओं का सहारा लेकर भी उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। लेकिन कहानियों में उनकी जो दो कहानियां हैं, नन्हों और कर्मनाशा की हार, इन दोनों ही कहानियों में स्त्री पात्र केंद्र में है। और इसके साथ साथ जो हमारे समाज की का जो अंतर्द्वंद्व है, जो हमारे समाज की जो कमी है, जो हमारे समाज जो हमें रोकता है आगे बढ़ने को, वो सारी स्थितियां इसमें हैं। अब नन्हों कहानी को ही लो। नन्हों की जो शादी होती है, उसमें दूल्हा तो दिखाया जाता है दूसरा, और नन्हों की शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जो शरीर से समर्थ नहीं है। नन्हों को विवाह के बीच में ही पता चल जाता है कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिस व्यक्ति को वो, अगर उसकी मर्जी होती तो वो उससे शादी नहीं करती। शादी हो जाती है, नन्हों अपने ससुराल चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि नन्हों क्या करे? सेवा करती है अपने पति की, लेकिन जिसे दिखाया गया था नन्हों को कि ये तुम्हारा पति होगा, या उसके परिवार को दिखाया गया होगा कि ये इससे नन्हों की शादी होगी, वो दोनों जो जिससे नन्हों की शादी होती है और ये जो व्यक्ति है जिसको दिखाया गया था, वो दोनों आपस में ममेरे फुफेरे भाई हैं दोनों। तो आना जाना लगा रहता है, और लगातार उस बड़े भाई के मन में ये जिसे दिखाया गया था एक कुंठा का भाव अंकुरित होने लगता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, और नन्हों के जीवन को हमने क्यों बर्बाद किया। तो एक सहानुभूति उसके भीतर पैदा होती है, और सहानुभूति पैदा होने के साथ साथ उसके भीतर एक प्रेम का अंकुरण भी होता है। अब इस सहानुभूति और प्रेम के अंकुरण पर सवाल उठाया जा सकता है, क्या उसे दया आ रही थी नन्हों पर कि उसकी शादी करा दी तो मैं उसका सहारा बनूं, या मैं जो भी हमने किया उसकी भरपाई करूं? तो ये प्रेम था, ये प्रेम है, या सहानुभूति है, या दया है? क्योंकि प्रेम में सहानुभूति और दया का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम आत्मदान है, लेकिन इसमें यह बात है कि वो उसको संरक्षित करना चाहता है। जब वह इस नन्हों को इस तरह से संरक्षित करना चाहता है, तो नन्हों में भी थोड़ी सी समर्पण की भावना आती है, और फिर थोड़े दिनों के बाद नन्हों विधवा हो जाती है, और उसके बाद जो दोनों का संबंध है
वो उन दोनों का संबंध बड़ा ही जटिल हो जाता है। नन्हो उसे अपने घर से कह देती है कि नहीं, हमारा जो तुम्हारा संबंध है वो एक व्यक्ति का संबंध है, प्रेम का अंकुरण हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी दास नहीं हूं। अगर तुम्हें शादी करनी होती तो तुम शादी करती, सबके सामने मेरा हाथ पकड़ते, और इस प्रकार बड़े बड़े साहस के साथ वो सामने आती है। और ये साहस उसमें पैदा कौन करता है? वो परिस्थिति। और इस प्रकार नन्हो एक प्रगतिशील कहानी के रूप में सामने आती है। और एक जिस तरह से विधवा नन्हो विधवा होने के बाद एक बहुत ही सबल चरित्र के रूप में आती है। और ये दिखाते हैं कि नन्हो का जो प्रेम है वह प्रेम बहुत ही नेचुरल है। नन्हो का यह अनुराग, राम सुभग के प्रति उसका प्रेम निश्चित रूप से कई दिशाएं खोलता है। वो प्रेम जो करती है वो उसका पति नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लिव इन रिलेशन है, लेकिन नन्हो अपने को समर्पित नहीं करती। नन्हो अपना व्यक्तित्व रखती है, प्रेम करती है उससे, अनुराग रखती है, लेकिन वो उसकी दासी बनने को तैयार नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण कि प्रेम में कोई शर्त नहीं है। जैसे आपने कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की पढ़ी है, उसने कहा था, या फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम पढ़ी है, उसमें जो प्रेम है उसमें कोई शर्त नहीं, और बिल्कुल स्पष्ट वो कहती है कि साहस होना चाहिए, तुम्हें साहस नहीं है, और उसके चलते वो लताड़ती है उसको बहुत ज्यादा। और नन्हो में एक साहस जो पैदा होता है वो साहस उसके चरित्र को बिल्कुल एक ऐसे चरित्र के रूप में विकसित कर देता है जो एक सकारात्मक चरित्र हो, एक बहुत ही दृढ़ चरित्र के रूप में नन्हो सामने आती है। और ये जो चरित्र गढ़ा है शिव प्रसाद सिंह ने, वो इसलिए गढ़ा है कि वे स्त्री शक्ति को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि अगर स्त्री प्रण कर ले तो वो अपना निर्णय खुद ले सकती है। वह समझना होगा कि उसकी अस्मिता क्या है, उसकी पहचान क्या है। इसी प्रकार वो उनकी जो कहानी है कर्मनाशा की हार, इस कर्मनाशा की हार को ही एक ले लें। पहले मैं बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक नदी बहती है कर्मनाशा, और ये पौराणिक कथाओं में भी कर्मनाशा की चर्चा बार बार होती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसको पवित्र नहीं माना जाता है। ये बड़ी ही विडंबना है कि कर्मनाशा को कहते हैं कि उसमें जो जाएगा, उससे जो संपर्क रखेगा, उसके कर्म का नाश हो जाएगा। तो ये पुराणों में जो ये कथा आई है वो बड़ी विचित्र कथा है, लेकिन इसको प्रतीक बनाया है शिव प्रसाद सिंह ने। और ये बहुत मार्मिक कहानी है, बड़ी कहानी है। ये जो हमारा समाज है उस समाज को दिखाने का उन्होंने एक उपकरण हमें दे दिया है। और एक ब्राह्मण व्यक्ति और एक दलित स्त्री, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उस संबंध को बड़े साहस के साथ शिव प्रसाद सिंह ने दिखाया है। किस प्रकार एक ब्राह्मण व्यक्ति एक दलित स्त्री से प्रेम करता है, जब वो दलित स्त्री एक मुसीबत में पड़ती है तो किस तरह उसे बचाता है। सारा गांव उस दलित स्त्री को उसके बच्चे के साथ कर्मनाशा में फेंकने के लिए उद्यत है, और वो खड़ा हो जाता है वो पंडित, और वो कहता है खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। और लगातार इस कहानी में, और यही कर्मनाशा की हार हो जाती है। कर्मनाशा की न केवल हार होती है
बल्कि कर्मनाशा के प्रति जो अवधारणा है लोगों के मन में, उसको भी बदलने की कोशिश शिव प्रसाद सिंह करते हैं कि कर्मनाशा के किनारे ही ये सुबुद्धि आई, ये ताकत आई उस व्यक्ति में जो उस दलित स्त्री से प्रेम तो करता है लेकिन प्रेम करता हुआ दिखा नहीं सकता है, लेकिन कर्मनाशा से उसे शक्ति मिली। तो वो जो पौराणिक जो धारणाएं हैं, जो पुरानी जो धारणा है, उसको शिव प्रसाद सिंह बदल देते हैं, कर्मनाशा की हार कह देते हैं। यानी और कर्मनाशा की हार में ही कर्मनाशा की जीत है, क्योंकि उसमें एक सकारात्मकता ढूंढते हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह अपनी दोनों ही कहानियों में, नन्हों में भी और कर्मनाशा की हार में भी, एक स्त्री को जीतता हुआ तो दिखाते हैं, एक सत्य को जीतता हुआ भी दिखाते हैं। और बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति है कि एक ब्राह्मण जो दलित से प्यार करता है, वो उसे बचा रहा है, सार्वजनिक रूप से बचा रहा है। ये कैसी स्थिति है कि एक व्यक्ति जो अपने पुरुष के पूरे अहम को छोड़कर, पूरा समाज जो उसके खिलाफ खड़ा हो और जो उसको कर्मनाशा में फेंकने के लिए उद्यत हो, तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए वो व्यक्ति सामने आता है और तमाम अंधविश्वास को, तमाम अहमवादी रूढ़ियों को और पूरे पुरुष वर्चस्व को ये कहानी तोड़ती है और एक नया समाज बन रहा है, इसकी ओर इशारा भी करती है। तो यहां से कर्मनाशा की धारा बदल जाती है, कर्मनाशा के बारे में हमारी धारणा भी बदल जाती है और इस तरह एक सकारात्मक मोड़ पर यह कहानी खत्म होती है। दोनों ही कहानियों में, कर्मनाशा की हार में भी और नन्हों में भी, दोनों ही दलित स्त्रियां विधवा भी हैं, लेकिन कथाकार उनका पक्ष लेता है, उनकी मजबूती को दिखाता है, उनकी कमजोरी को नहीं दिखाता है, उन्हें हारता हुआ नहीं, उन्हें जीतता हुआ दिखाता है। यह महत्वपूर्ण है इन दोनों ही कहानियों में, शिव प्रसाद सिंह की दोनों ही कहानियों में। तो इस प्रकार शिव प्रसाद सिंह जिस तरह से अपनी कहानियों में चित्रण करते हैं, दादी मां का चित्रण करते हैं वो, और जो ढहता हुआ जो पारिवारिक मूल्य है, जो उसके बीच जो आर्थिक संकट है, उस संकट को किस तरह से दादी मां संभालती है। यानी प्रेमचंद से लेकर शिव प्रसाद सिंह तक और भीष्म साहनी का भी यह मानना है कि जो परिवार की धुरी हैं वो स्त्रियां हैं और परिवार की जो बुजुर्ग हैं उनको छोड़कर परिवार नहीं बन सकता है। एक लोक आता है शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में, बार बार लोक उभर कर आता है, लोक विश्वास, लोक धारणा, लोक चरित्र, गीत संगीत और सबसे बड़ी बात कि लोक संवेदना। यह शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में बार बार आता है और जब वे इस तरह की कहानियां लिखते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती। शिव प्रसाद सिंह ने कई ढंग की कहानियां लिखी हैं, कई प्रकार की कहानियां लिखी हैं। आमतौर पर उन्हें ग्रामीण अंचल का कथाकार कहा जाता है, स्त्री संवेदना का कथाकार कहा जाता है, पौराणिक आख्यानकार कहा जाता है। लेकिन एक जो कहानी उन्होंने लिखी है, बिंदा महाराज, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा, महसूस हुआ कि इन्होंने एक ऐसा रास्ता खोला हिंदी कहानी के लिए जिस पर आज बातचीत हो रही है, वह है थर्ड जेंडर। देखिए, हम गाँव में रहते हैं और गाँव में जिस तरह से थर्ड जेंडर
को के प्रति लोगों का नज़रिया है, और तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक हिजड़ा शब्द भी प्रचलित है। गाँव में उसे मऊगा भी कहते हैं। वो नृत्य उनसे करवाया जाता है, वो नृत्य करते हैं तरह तरह से। तो ये बिंदा महाराज। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जिस थर्ड जेंडर की बात आज की जा रही है, तरह तरह के उपन्यास और कहानियाँ लगातार आ रही हैं, पुस्तकें आ रही हैं थर्ड जेंडर पर, और एक नया परिदृश्य उपस्थित हो रहा है, उनको हम जान पा रहे हैं। अभी तक तो थर्ड जेंडर को हम केवल उनकी जो आंगिक जो स्थितियां हैं और आंगिक जो हाव भाव हैं, उसी से उनको हम आंकते हैं, लेकिन उनके मन में प्रवेश करने का जो सौभाग्य दिया है वो शिव प्रसाद सिंह ने दिया है। शिव प्रसाद सिंह ने बिंदा महाराज की जो कहानी लिखी है, और वो कहानी उन्होंने एक चीज दिखाने के लिए की है कि ये भी एक मनुष्य है। सबसे बड़ी बात कि मनुष्य के रूप में एक थर्ड जेंडर व्यक्ति को दिखाना एक बहुत ही साहस की बात है। आजादी के तुरंत बाद जिस प्रकार से शिव प्रसाद सिंह कहानी लिख रहे थे, और जिस प्रकार उन्होंने अपनी संवेदना का विस्तार किया, उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्रियों का चित्रण किया, निम्न मध्य वर्ग का चित्रण किया, और साथ साथ थर्ड जेंडर को भी सामने लेकर आए। मुझे नहीं लगता है कि उस दौर में इस तरह की कहानियां लिखी गई हैं। और क्या दिखाया कि समाज का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज उसे किस रूप में देखता है, वितृष्णा की भावना है उसके प्रति, घृणा की भावना है, त्याज्य मानते हैं उसे समाज में हम। लेकिन शिव प्रसाद सिंह उसी बिंदा महाराज की अंतरात्मा में हमें प्रवेश कराते हैं, और ये दिखाते हैं कि कैसा व्यक्ति है ये, संवेदनाओं से युक्त है, और जिससे वो प्रेम करता है, जिस बच्चे से, मुन्ना, वो मुन्ना मृत्युशैया पर है, मुन्ना मर रहा है, बिंदा महाराज उसकी सेवा करते हैं, और जब मुन्ना मृत हो जाता है, मर जाता है, तो बिंदा महाराज भी जिंदा नहीं रह पाते, और बुखार में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये एक अशुभ लक्षण मानते हैं कि एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति के संपर्क में आने से उस बच्चे की मृत्यु होगी। एक जो परिकल्पना है, लेकिन जो इसके भीतर जो लगातार बहाव हो रहा है, जो प्रेम की अंतःसलिला बह रही है, जो मनुष्यता इस कहानी के भीतर है, और सबसे बड़ी बात कि थर्ड जेंडर के व्यक्ति के भीतर मनुष्यता दिखाने का प्रयास, ये आरंभिक प्रयासों में से एक। आज एक आंदोलन के रूप में कहानियां लिखी जा रही हैं, थर्ड जेंडर को समाज में मान्यता देने के लिए न्यायालय से आदेश आ रहे हैं। अब फॉर्म भरने जाएं तो स्त्री पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर की भी चर्चा होती है, लेकिन अभी भी समानता की मान्यता वहां नहीं मिली। इसलिए जरूरी है कि थर्ड जेंडर को हम पहचानने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें, उनके भीतर की मनुष्यता को ढूंढने का प्रयास करें। बिंदा महाराज के माध्यम से शिव प्रसाद सिंह ने वही प्रयास किया, और यह प्रयास आज से 50-60 साल पहले शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन यह प्रयास बहुत आगे बढ़ा नहीं। छिटपुट रूप में इस पर कहानियां लिखी गई, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ से नाला सोपारा और तीसरी ताली जैसी
उपन्यास सामने आए, कई कहानियां भी लिखी गई, और उसके बाद हम विस्तार रूप से समझ सके कि क्या समस्याएं हैं। और कहीं भी शिव प्रसाद सिंह ने अपनी इस कहानी में शारीरिक वर्णन नहीं किया है बिंदा महाराज का, बल्कि उसका मानसिक चित्रण किया है। यह एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी बन जाती है। इस तरह से पूरी घटना, पूरा घटनाक्रम और पूरा प्रसंग उनके मस्तिष्क में चलता है। भौतिक रूप से जो घटित हो रहा है वह उनकी मानसिक स्थिति का ही प्रतिफलन है। बिंदा महाराज के रूप में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो खुददार है, जो किसी से प्रेम कर सकता है, जिसके भीतर मानवीयता है, और जो किसी के दुख में तड़प तड़प कर मर भी सकता है। इसी को तो हम मनुष्य कहते हैं, जो पर पीड़ा को समझे। वैष्णव जन तो तीनों कहिए, पीर पराई जानी रे। तो वैष्णव जन है, वह तो ईश्वर का भक्त है। और ऐसा भक्त जो अपने आराध्य के कष्ट को सह नहीं पाता और अपना शरीर छोड़ देता है। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बिंदा महाराज की यह कहानी एक आध्यात्मिक कहानी बन जाती है, एक दार्शनिक कहानी बन जाती है, जिसमें प्रेम का दर्शन है, पीड़ा का भाव है, आत्मदान करने की शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति बताने वाली बात है जिसे किसी ने व्यक्ति समझा ही नहीं। उसको संबोधित किए जाने वाले सारे शब्द गालियों के रूप में परिवर्तित हो गए। समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। उसके जन्म लेने पर मां बाप उसे त्याग देते हैं, वह उसे अपना संतान नहीं मानते। यह है हमारा समाज। और उस समाज में उस व्यक्ति को देखने का, उसके भीतर जो सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को देखने का जो प्रयास किया है शिव प्रसाद सिंह ने, वो अद्भुत है। और इस तरह शिव प्रसाद सिंह एक सकारात्मक कहानीकार है। उनका नजरिया सकारात्मक है। वो हमेशा, चाहे गांव हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ये बिंदा महाराज की कहानी हो, उन्होंने हमेशा कहानी को सकारात्मक रूप में देखा है और एक यूटोपिया भी प्रस्तुत किया है। जैसे कर्मनाशा की हार में जो दिखाया है, वो एक यूटोपिया भी हो सकता है, आदर्श भी हो सकता है, और एक यथार्थ भी हो सकता है। किसी में इतना आत्मबल पैदा हो सकता है। गांव का जब वो चित्रण करते हैं तो उसके रेशे रेशे से हमें अवगत करा देते हैं। जाति व्यवस्था, जो ग्रामीण समाज का एक कोड है, उसको वो दिखाते नहीं, उसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो जो तमाम सामंती व्यवस्था है, उस सामंती व्यवस्था की जर्जरता को दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि ये जर्जरता बहुत दिन नहीं रहेगी। जब पंडित खड़ा हो जाता है एक दलित स्त्री के लिए, और जब कर्मनाशा हार जाती है, तो ये विजय है आधुनिकता की। ये उद्घोष है कि हम इस सामंती व्यवस्था से आगे निकल रहे हैं। नन्हों में एक ऐसी स्त्री है जिसमें आत्मबल है। छल से शादी की गई, लड़का दिखाया गया दूसरा, दूल्हा बना दूसरा। हमारे समाज की जो व्यवस्था है वैवाहिक, स्त्री को अधिकार नहीं है अपना दूल्हा चुनने का, अपना वर चुनने का। तो विवाह होने के बाद वो निर्णय लेती है, और विधवा होने के बाद वो उस निर्णय को और भी प्रबलता देती है, लेकिन वो झुकती नहीं है। पुरुष के सामने वो समर्पण नहीं करती है, बल्कि अपना व्यक्तित्व विकसित करती है और चुनौती देती है कि अगर तुम्हें इतना साहस है, तुम्हें इतनी ताकत थी,
तो सबके सामने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? और कभी भी उस पुरुष को अतिक्रमित नहीं होने देती है और अपने स्त्री भाव को, अपने स्त्री सौंदर्य को और अपनी स्त्री चेतना को प्रफुल्लित कर रही होती। तो इसलिए शिव प्रसाद सिंह सकारात्मकता के कथाकार हैं, जो एक बल पैदा करते हैं अपने चरित्रों में और हम में भी एक सकारात्मक भाव पैदा करते हैं गांव के प्रति, स्त्रियों के प्रति, लोक के प्रति और कुल मिलाकर इस समाज के प्रति, कि हम कैसे सकारात्मक दृष्टि से इस समाज को, इस देश को और इस लोक को आगे ले जा सकते हैं। इस लिहाज से, इस सकारात्मक दृष्टिकोण के लिहाज से शिव प्रसाद सिंह की कहानियां हिंदी की अन्य कहानियों से अपना अलग स्थान रखती हैं और गांवों को उनके पूरे दुख दैन्य के साथ प्रस्तुत करती हैं, उनकी सारी पीड़ा के साथ प्रस्तुत करती हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक रोशनी होती है। यह दुख दूर होगा, इस पीड़ा का अंत होगा और हम एक आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर एक नए भारत का निर्माण करेंगे।